हेलो गाइज, वंस अगेन एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी लोगों का। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट 1 में 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बात की थी और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमने एक स्टोरी की फॉर्म में समझने की कोशिश की थी। उस स्टोरी में मैंने दो फ्रेंड्स के ऊपर आपको रखकर पूरी एक स्टोरी बनाई थी। उसमें राम और श्याम दो फ्रेंड्स हैं। राम का एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो चाहता है श्याम को कि वो उसको ज्वाइन करे बिजनेस में। ठीक है, श्याम को कहता है भाई तुम मेरे बिजनेस में ज्वाइन करो। श्याम कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो सबसे पहले तो मुझे अपने बिजनेस के तौर तरीके तुम समझाओ कि तुम किस तरीके से बिजनेस करते हो, कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी, कौन कौन सी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को तुम अपनाते हो। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है हमारा, राम जो है उसके अकॉर्डिंग वो सारी की सारी चीजें किसको डिस्क्लोज करेगा, वो सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा अपने फ्रेंड श्याम को। वो श्याम को सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बताएगा किस तरीके से वो बिजनेस करता है। ठीक है ना, वो क्या करेगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। वो पॉलिसीज के बारे में सारी की सारी जानकारी किसको देगा, श्याम को देगा। अब श्याम उसको एक बार पता लग गया कि क्या क्या हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। उसके बाद वो क्या करेगा, भाई चलो ये भी बताओ मेरे को कि तुम अपनी इन्वेंट्रीज को, स्टॉक को किस तरीके से मैनेज करते हो, किस तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में उसका वैल्यूएशन करते हो, किस तरीके से उसको दिखाते हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग वो शाम को वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में भी बताएगा कि किस तरीके से वो इन्वेंट्री को मैनेज करता है। ठीक है ना, इन्वेंट्रीज को मैनेज करने के कई तरीके होते हैं, फीफो लीफो, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो सारे के सारे मेथड्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग राम जो है वो शाम को कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी बताएगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने पहले भी पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती है। वो बात करेगा कि भाई कैश कहां कहां पर फ्लो होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि रोजमर्रा की एक्टिविटीज में कितना पैसा जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्ट करते समय वहां पर कितना पैसा जाता है, और इसके साथ साथ इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंस करते समय कहां कहां पर पैसा जाता है या फिर आता है। तो उसके बारे में भी राम जो है वो शाम को जानकारी देगा। ठीक है, उसके बाद नेट प्रॉफिट, वो कहेगा चल भाई पैसा भी आ गया, फ्लो के बारे में भी पता लग गया, अब मुझे बताओ कि तुम्हें पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ था। वो प्रॉफिट बताएगा। अब उसे पता लगा राम को देखने के बाद दोबारा से अपनी बुक्स को, क्या प्रॉफिट तो कंपैरेटिवली मतलब कम हुआ था, या फिर एक तरीके से कह लीजिए लॉस हुआ था, जितना मैंने पैसा लगाया उतना आया ही नहीं। तो वो उसको एक तरीके से एक्सक्यूजेस देगा, शाम को बताएगा कि भाई ये रीजंस थे, ये रीजंस थे। AS4 में सबसे पहले वो बताएगा कि भाई कोई कंटीजेंसी हो गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से मुझे उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। सपोज कोई बाढ़ आ गई या फिर आग लग गई, या फिर देखिए अभी कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना हो गया, कोरोना में प्रोडक्शन कम हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की वाट लग गई। तो इन द सेम वे उसी तरीके से यहाँ पर वो कंटीजेंसी इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो बार बार नहीं होते जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ा, तो वो किस में आ जाएगा, आपका AS4 में आ जाएगा। ठीक है ना, तो अभी तक 4 हमने पढ़ लिए। कितने हमने देखे, यहाँ पे 5 पढ़े। सबसे पहले तो हमारा डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS5 नेट प्रॉफिट, AS4 कंटीजेंसी इवेंट्स, ये सारे के सारे हमने अभी तक पढ़ लिए। देन उसके बाद AS7 में वो कहेगा भाई एक तो बात ये थी कि कोई कंटीजेंसी इवेंट या फिर कोरोना वगैरह हो गया, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ, और प्रोडक्शन कम हुआ तो मेरे को प्रॉफिट भी कम हुआ। अब AS7 के अकॉर्डिंग वो बोलेगा कि भाई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कुछ पैसा जो है अपने बिजनेस से निकाल के वो कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए भी दे रखा था, कुछ मैंने जमीन वगैरह खरीदी या फिर नए ऑफिस को बनाने के लिए भी ठेकेदारों को पैसा दे रखा था, तो कुछ पैसा मेरा वहां चला गया। ठीक है ना, तो सबसे पहले मेरा दोबारा से बार बार बता रहा हूं, सबसे पहला क्या हो गया, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट, कंटीजेंसी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट AS7 में। ठीक है ना, AS22 में बेसिकली क्या बोलेगा वो, अब देखिए कि अच्छा चलो कंस्ट्रक्शन के अलावा मैंने कुछ पैसा अलग अलग अपने नई नई बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर कहीं जमीन वगैरह खरीदने के लिए दे रखा था। अब इसके अलावा कुछ पैसा जो है वो टैक्स की फॉर्म में भी मेरा चला गया, टैक्स भी मेरे को देना पड़ा इनकम में। तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के बारे में बताया जाता है हमारा किसमें, AS22 में। देन इसके बाद AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। श्याम बोलेगा भाई चल अब ये बता, तूने अपने सारे दुख तो मेरे को गिनवा दिए, कुछ अच्छी बातें भी तो बता, पॉजिटिव नोट पे भी तो बात कर। फिक्स्ड एसेट तेरे पास कितने थे,
जिनको बेचकर तू पैसा ला सकता था। वो कहेगा हाँ भाई ये तूने पते की बात कही है। अब मैं तेरे को अपने फिक्स्ड एसेट बताता हूँ। तो जो फिक्स्ड एसेट के बारे में जो जानकारी राम देगा वो कौन से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दी जाती है, वो दी जाती है हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग वो जानकारी हमारा राम जो है वो शाम को देगा। अब जब फिक्स्ड एसेट है वो कहेगा चल भाई चल अब मैंने तुझे खुशी की खबर तो दी कि भैया अपने पास इतने फिक्स्ड एसेट है, लेकिन फिक्स्ड एसेट होने के साथ साथ कुछ पैसा जाता भी तो है डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। वो कहेगा तो भैया डेप्रिसिएशन भी लगा, वो थोड़ा सा यार देख ले एडजस्ट कर ले, तो डेप्रिसिएशन भी लगा। तो डेप्रिसिएशन की जानकारी, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कौन सा मेथड अपनाया जाएगा, हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, वो उसकी जानकारी जो है वो AS6 में हमारी दी जाती है। ठीक है ना। देन उसके बाद वो कहेगा चल अब ये तो सुना दिया, अब बता लीज पर तूने कितनी प्रॉपर्टी ले रखी है दे रखी है उसके बारे में भी बता दे। तो उसकी जानकारी दी जाती है हमारी AS19 में। ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे हमने बेसिकली बात की थी अपने पिछले लेक्चर में, कहां तक? AS19 तक। ठीक है ना। अब बात करेंगे AS9 से अपना। AS9 से अगर हम बात करें रिवेन्यू रिकॉग्निशन, AS9 में क्या बोला जाता है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन। We only recognize the revenue when it actually occurs in the business। कहने का मतलब ये है कि देखिए वहां पर एक हम लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट्स में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन में एक प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लॉसेस के लिए तो प्रोविजन बनाते हैं, प्रॉफिट को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो प्रॉफिट एक्चुअली में हुआ। क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट को आप ज्यादा दिखाओगे तो आपको उस पर डिविडेंड भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन, या अब वो कहेगा कि भाई देख हुआ तो रिवेन्यू, लेकिन मैं उसको रिकॉग्नाइज तभी मानूंगा जो वो एक्चुअली में होगा। तो यहां पर उस चीज को दिखाने के लिए AS9 के अकॉर्डिंग वो ये सारी की सारी जानकारी देगा। किसको देगा? हमारी शाम को देगा। AS15 में वो कहेगा भाई अब एम्प्लॉइज को खुश भी रखना था, कोरोना में वैसे ही बेचारों की 50% सैलरी हो गई, 60% सैलरी हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ पैसा तो देना था ना, तो उनको देने के लिए पैसा मैंने कुछ वहां पर खर्चा किया। तो उसकी जानकारी वो किसके अकॉर्डिंग देगा? अपना AS15 के अकॉर्डिंग जानकारी देगा। ठीक है ना। अब उसके बाद AS12 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। और वो कहेगा चल भाई अब ये भी बता दे कि तेरे को गवर्नमेंट ने कितनी ग्रांट दी, क्योंकि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी ग्रांट वगैरह या छूट वगैरह एग्जेम्पशंस वगैरह दी जा रही थी, तो जरा वो बताओ। तो वो आती है हमारी AS12 में, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज डेट। अब यहां पर इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज डेट, वो कहेगा भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो देख कोई हो ही नहीं रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो इम्पैक्ट है वो, क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है या फिर इन टर्म्स ऑफ यूरो, और उसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसकी वजह से भी मुझे लॉस हुआ। ठीक है ना। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैसे भी बंद था, जितना हुआ उसमें भी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी थ्रू आउट द इंटरनेशनल मार्केट, तो उसकी वजह से भी मेरी जो बेसिकली जो मेरा रेवेन्यू है उस पर इम्पैक्ट हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट AS16 बोरोइंग कॉस्ट। वो कहेगा बोरोइंग कॉस्ट में आप बताओगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि मैंने जहां जहां से पैसा उठाया तो उनको भी तो भाई कुछ ब्याज देना पड़ेगा ना, तो उसके बारे में भी जानकारी देगा। अब ये कौन सा बोलता है? ये बोलता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। AS16 में हम बात करते हैं बोरोइंग कॉस्ट के बारे में। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। अब सबसे पहले समझना ये रिलेटेड पार्टी क्या होती है। रिलेटेड पार्टी का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में कहीं आप किसी को ज्यादा इन्फ्लुएंस, किसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहे जो आपकी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं। जैसे सपोज आप एक कंपनी खोली, उसमें सारे अपने रिलेटिव्स को रख लिया। अब ऑब्वियसली एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप अपने रिलेटिव्स की, अपने सिबलिंग की बात सुनोगे। तो बेसिकली रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आप ये दिखाओगे। अब शाम क्या बोलेगा? शाम को ये बताओगे कि भाई देख मेरे बिजनेस में जो है मेरे खानदान का कोई भी मतलब जो है मैं ज्यादा उसको अहमियत नहीं देता, मतलब मैंने किसी को अपने बिजनेस में नहीं रख रखा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का बंटवारा हुआ था मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में, तो अब जो है अनिल अंबानी कुछ ही बोलता रहे मुकेश अंबानी को कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना, अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसकी बात को माना नहीं जाएगा। तो उन चीजों को दिखाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कहीं बिजनेस में अभी भी आप वो दोनों एक साथ काम करते होते तो तब दिखाना पड़ता कि भाई नहीं, देखिए यहाँ पर रिलेटेड पार्टीज में मेरा भाई भी मेरे साथ काम करता है, उसकी भी बात की उतनी अहमियत है जितनी की मेरी बात की अहमियत है, तो वो AS 18 में आप दिखाते। ठीक है ना। तो ये हमारे आज अभी फिलहाल हमने कहां से पढ़े, AS 9 से रिवेन्यू रिकॉग्निशन, AS 15 में एम्प्लॉय बेनिफिट्स, AS 12 में अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स, AS 11 में इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, AS 16 में बोरोइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, AS 18 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ये दिखाने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब AS 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब वो जब राम दिखाता होगा ना उसके रिकॉर्ड शाम को, ये भाई ये देख ये देख ये देख देख, वो कहेगा भाई देख सिंपल सीधी बात है, मेरे को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दे। कंसोलिडेटेड का मतलब कंबाइंड, एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते जिससे मेरे को आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि मैं तो देख भैंस की तरह हूं, भैंस के सामने बीन बजाना है एक तरीके से, मैं तुम मेरे सामने कुछ भी बोल रहे मुझे समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। तो एक तरीके से ना सिंपल मेरे को एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा दो जिससे कि मैं आसानी से एनालाइज कर पाऊं, इवेल्युएट कर पाऊं कि आपके बिजनेस में मेरे को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो वो कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है हमारा, AS 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ना। उसके बाद AS 23, AS 23 क्या बोलता है, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना। अब वो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड इन CFS, अब वहां पर अगर आपने अपनी ब्रांचेस में कहीं अलग अलग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी उसके लिए भी शाम जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उससे मांगेगा। देन उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर। वो कहेगा अगर तूने किसी दूसरी कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, बता वहां से कितना कितना पैसा तेरे को मिल रहा है, बेनिफिट तेरे को कितना हो रहा है, उसके बारे में भी मेरे को जानकारी दे। तो वो किस में दी जाती है, वो दी जाती है हमारी AS 27 में। देन उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आप किस किस फॉर्म में आपने कितना कितना पैसा कहां कहां पर इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि मैं कहता हूं आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है या अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके बारे में भी जानकारी देना। वो किस में दी जाती है, हमारी AS 31 में जानकारी दी जाती है। देन उसके बाद AS 20 हमारी अर्निंग पर शेयर की, आपको अर्निंग पर शेयर आप कितना देते हो, कितना आपका एक शेयर पे कितना अर्निंग देते हो शेयर होल्डर्स को, उसके बारे में भी जानकारी मांगी जाएगी। देन उसके बाद AS 25 इंटीरियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टाइम टू टाइम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी, मतलब ये कि टाइम टू टाइम, मतलब ये कि एक साल, वैसे तो आपको पता ही है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की एक साल के बाद रिलीज होती है, लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहे या कोई बंदा चाहे, जैसे शाम चाहे, तो वो आपसे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आप मुझे कभी भी कहीं कभी मतलब किसी भी टाइम पीरियड तक के खाते उठा के मेरे को दिखा दो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। देन उसके बाद AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? इम्पेयरमेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज आपने स्टार्टिंग में कोई एसेट खरीदा, उसकी वैल्यू थी 50,000 रुपए, उसको आपने बुक में एंट्री कर दी 50,000 रुपए से। अब जब आप उसको बेसिकली जब जो उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी, जो आप बेचकर जो वैल्यू आपकी मिल रही है आपको, वो मिल रही है सपोज 40,000 रुपए। तो व्हेन द बुक वैल्यू is greater than the market value or realizable value of the asset, that thing will be known as the impairment of the asset. उस चीज को बोला जाता है impairment of the asset। बता देता हूं impairment, book value BV, book value is greater than market value of the asset। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये क्या बोलता है कि जब ऐसे केस में जब हमारा बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट से ज्यादा है तो उस चीज को तो बताओ। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से हमारा कम है, यानी कि मार्केट वैल्यू ज्यादा आपको रियलाइज हो रही है, मतलब मार्केट वैल्यू उस एसेट की ज्यादा मिल रही है, तो उस केस में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इंपेयरमेंट का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। नेक्स्ट, प्रोविजंस आपने कितने बना रखे हैं उसकी जानकारी AS 29 में। अच्छा, इंपेयरमेंट के लिए AS 28 अपना यूज होता है। AS 29 प्रोविजंस आपने कोई बना रखे हैं या फिर कंटीजेंट लायबिलिटी आपकी कितनी है, कौन सी जिसके बारे में आपने कुछ सोचा नहीं और अचानक से हो गया, कौन सी ऐसे एसेट्स है जो अचानक से आपके पास आ गए। जैसे कंटीजेंट एसेट, अचानक से आपने कोई एसेट बेचा, पैसा आ गया। कंटीजेंट लायबिलिटी, अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, उसमें आपका पैसा चला गया। ठीक है ना। नेक्स्ट AS 30 में अगर हम बात करें तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात की जाती है। इंटेंजिबल एसेट्स आपके पास कितने हैं।
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह सारे के सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। AS13 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, कितना कितना पैसा कौन कौन से सिक्योरिटी में आपने लगा रखा है और उसको मेजर करना। AS14 अकाउंटिंग फॉर एमलगेमेशन, अगर कहीं मर्जर किया है तो कितना कितने आपके एसेट्स है और कितने कितने एसेट दूसरी कंपनी के हैं उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है ना। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जब आप बिजनेस बंद करते होते हो तो वहां पर AS24 का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। AS32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, ये AS32 पहले भी हमने पढ़ा था, कौन कौन से उसमें है। AS बेसिकली ये देखिए यहाँ पर AS31, AS32, ठीक है ना। AS31, AS32 और इसके साथ साथ AS13 लगभग सेम है। AS31, AS13 और इसके साथ साथ हमारा AS32 ये लगभग सेम है। इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्लोज करने के लिए बात बोली जाती है। लास्ट है हमारा AS17, इसमें बात की जाती है सेगमेंट रिपोर्टिंग की। अलग अलग सेगमेंट में से आपको अलग अलग जो बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट है, कौन कौन से सेगमेंट से आपको कितना कितना मुनाफा हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड कराना। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ गए हैं और मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूं आजकल आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम कर रहे हो, या तो कोरोना में आप जो है वो अब फिलहाल बिलीव कर रहे हो इस चीज पर कि आप ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें, लेकिन बेटा यही टाइम पीरियड है जब आपको अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, बढ़ाना है। सो डोंट बिलीव इन रेस्ट, जस्ट ट्राई टू डू एज मच एज स्टडी यू कैन। और प्लीज अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से हमेशा हमारी नॉलेज बढ़ती है, कम नहीं होती। थैंक यू सो मच।